आज का हमारा मौजू जो है वो है लाइफ ऑन मार्स या क्या मरीख पे पहले कभी जिंदगी थी। ये एक नया पेपर आया है नेचर जर्नल नेचर में और उसके साथ साथ नासा ने अनाउंसमेंट किए है कि नया बायो सिग्नेचर या असरात मिले हैं हमें मरीख पे, या जैसे हिंदी में मंगल कहते हैं या मार्स। आई विल बी रिफरिंग टू इट एज मार्स क्योंकि सबको ताकि मंगल समझ आ ग्रह। जाए। मंगल ग्रह। हाँ, तो हाँ, उधर अब मंगल। नए साइंटिफिक रिजल्ट्स आए हैं जिनसे हमें ये लग रहा है कि उधर किसी कदीम जमाने में कभी जिंदगी थी, माइक्रोबियल लाइफ। उस पे हम अब बात करेंगे। और जब भी नॉन कन्फॉर्मिस्ट का भी ये बहुत इंटरेस्ट है इसमें, कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। हाँ, ओके, आप कुछ पहले कहना चाहेंगे नॉन कन्फॉर्मिस्ट शुरू होने से पहले? हाँ, ये मार्स के बारे में तो काफी टाइम से अक्सर न्यूज आती रहती है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऐसे ट्रफ्स मिले, ऐसे रिवर वैलीज नजर आई हैं। ऑब्वियसली मार्स रोवर जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो काफी सालों से हमें पता है कि पानी मार्स पे एक बहुत भारी भरकम तादाद में हुआ करता था when that planet came about, और जस्ट जितनी पुरानी अर्थ है उतना पुराना मार्स ही है। सो अर्थ का स्टार्ट और सन का स्टार्ट और मार्स का जो क्रिएशन के थ्रू ये सब प्लैनेट्स बने हैं, दे प्रीटी मच विद इन 10 to 50 years के बीच में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द सन। बट मार्स की लाइफ या मार्स का जो ओरिजिन है, जो स्टार्ट है, वो अर्थ के स्टार्ट के साथ साथ पैरेलल में concurrently हुआ। And over very long period of times, when astronomy kicked in, when we had telescopes और जो सारे जो astronomers जिनको interest होता था space में, तो देखकर यही सोचते थे कि this planet is quite near and it might be that it supports life. But obviously, there's no life currently on Mars as from what we can tell. But new research that comes because of the rover being sent there, जो वहाँ से जो सॉइल सैंपल्स देखकर, पिक्चर लेकर, हाई रेस पिक्चर लेकर, उनकी सैम्पलिंग करके जो डाटा भेजा जाता है रोवर के थ्रू, तो उससे पता अब ये रिसेंटली चला है कि बायोसिग्नेचर, जिस तरह से मोमो आज प्रेजेंटेशन में बताएंगे। लेकिन पानी का होना ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि वहाँ वाटर इज देयर। एंड इफ मार्स इज वेरी, इट्स द फोर्थ रॉक फ्रॉम द सन एंड वी हैव द थर्ड रॉक। तो इट सीम्स दैट द हैबिटेबिलिटी जोन में एक जमाने में हो सकता है हो। मैं कुछ ऐड करूंगा in the presentation later on. श्योर। But Mars has always been, a point of interest and obsession for humanity, because we want to know whether there is life outside of our planet, on some other planet. So, and many different super Earths and exoplanets outside of our solar system have been discovered. And it's about time a proper investigation at least, because Mars is not so far that जैसे वो एक planet है जैसे which is I think a few light years away from us, जिसमें वहां पर भी इस तरह की कोई gases, I think recently news में आया था, आपने शायद बात जी भी की जी थी अपने जी जी। चैनल पे, वो gases हाइड्रोजन सल्फाइड थी, ऐसे कुछ थी जिस जो हम्म, ऑर्गेनिकली या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही जनरेट कर सकते हैं। तो हम्म, स्टार्ट करते हैं फिर मोमो, जी जी। शुरू कीजिए आप चलें। प्रेजेंटेशन। तो फुल स्क्रीन पे मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ। तो बेसिकली वाज देयर लाइफ ऑन मार्स, ये हमारा टाइटल है। तो क्या हुआ जी, ये कुछ दिन पहले नासा ने अनाउंसमेंट की थ्रू ए न्यूज कॉन्फ्रेंस के हमें पोटेंशियल बायो सिग्नेचर, दे यूज द वर्ड पोटेंशियल बायो सिग्नेचर, मिला है नया मार्स के एक पत्थर पे। उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें आप पत्थर की तस्वीर देख रहे हैं, बीच में उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स या गोल स्ट्रक्चर्स हैं जिनका केमिकल एनालिसिस किया गया है। और उसमें से जो हमें पता चला है वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली कि कभी माइक्रोबियल लाइफ थी मार्स पे। तो ये साथ साथ नेचर का जो पेपर पब्लिश हुआ है, ओपन एक्सेस है अभी, ये आप आसानी से जाके पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ मुश्किल लगे, लेकिन कुछ आपको उसमें से भी समझ भी आएगी। ये जेजरो क्रेटर जो है उधर
मार्स रोवर गया था, जहाँ पहले एक एक दरिया होता था, रिवर होता था, रिवर बेड है, उधर पानी था। हमें पता है कि काफी पानी था उधर किसी जमाने में, जब बिफोर मार्स का एटमॉस्फेयर जो था वो इवेपोरेट हो गया है। उधर जाके बिकॉज उधर पानी था, उधर ज्यादा इम्कान है जिंदगी के, इसलिए ये मिशन स्पेशली उस क्रेटर, जेजरो क्रेटर में उन्होंने भेजा, और उधर जाके पत्थरों का अब एनालिसिस हो रहा था। ये मिशन जो है परसिवियरेंस, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। और परसिवियरेंस जो है एक रोवर है जो कोई एक एसयूवी या गाड़ी के बराबर है, और इसमें बहुत सी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ द परसिवियरेंस रोवर की। ये एक आर्ट, आई थिंक इट्स, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ पिक्चर और इट्स जस्ट आर्ट शोइंग कि इसमें बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स लगी हुई हैं, और ये चलता फिरता है और पत्थरों को का जायजा लेता है और उनको केमिकल एनालिसिस करता है। तो व्हाट वी नो अबाउट मार्स, तो मैं इसके बारे में नॉन कन्फॉर्मिस्ट से भी बात कर रही थी कि मार्स का एटमॉस्फेयर जो है, पहले एटमॉस्फेयर होता था जब मार्स नया नया बना था, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी थी, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको जो कोर जो होती है उसकी मूवमेंट की जरूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ भी यही है, हमारे अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो जिसकी वजह से जो आयंस जो आते हैं या गैमा रेज और दूसरे जो यू नो एक मुज़र किस्म की रेडिएशन होती है, आयोनिक रेडिएशन, वो उससे रिपेल हो जाती है, और हमारी जो ज़मीन पे हयातियात हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी का भी इम्कान है कि ख़त्म हो जाएगा, क्यों, लेकिन हमारी कोर जो है वो मोल्टन है, और वो जो कोर जो है वो घूम रही है। से आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी कभी कुछ कई साल बाद इन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, उससे ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और अब ये क्या हुआ मार्स के साथ कि मैग्नेटिक फील्ड, इट लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसके एटमॉस्फेयर भी उसके बाद उसका लॉस हो गया, और उसका मास भी कम है, मादा भी कम है मार्स में। लेकिन वैसे हमें जी बोलिए। मोमो इसमें जो मार्स का जो साइज है ना, दैट्स अबाउट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। और ये भी है कि इट कुड बी दैट बिकॉज इट्स स्मॉलर, एक सर्टेन मास होना चाहिए जिसकी वजह से कोर स्पिन करे और हीटेड रहे। So obviously the core, it seems कि Mars की core ended up getting cooled too soon हम्म after its हम्म creation। और वो the spinning and the hot जो molten के साथ उसका जो interaction होता है उसकी वजह से वो magnetic field surrounding में बनती है around a planet। Now हम्म obviously जो मार्स का जो accretion event है, मार्स पे पानी है, अगर पानी है तो उसमें पूरी जो gases और जिस तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट मस्ट हैव हैड अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर एज वेल। क्योंकि इफ देयर इज वाटर देन बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड वाटर कंडेंसेस, क्लाउड्स बनते हैं, फिर गिरता है, फिर जमीन में जाता है, फिर अंदर जो हीट या लावा है, मैग्मा है, उसकी वजह से हीट अप होकर स्टीम के थ्रू वो निकलता है, सारे मिनरल्स ड्राइव करते हुए वो सरफेस पे लाता है। तो इट्स लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस दैट मस्ट हैव बीन हैपनिंग on Mars. But because magnetic field can only exist because of the hot core, the core that is alive, and if that gives up, magnetic field के खत्म होने से atmosphere cannot be contained. So it हम्म could be that because Mars is smaller, if it were bigger, maybe इसकी core की life ज़्यादा लंबी होती, जिस तरह से Earth की है, जो कि अब तक हम्म active है and hot है। हम्म So Mars may have lost the heat around its core because of its small size. लेकिन it seems that जो accretion का process था, it seems that maybe वहाँ पर minerals भी जिस तरह से earth में evolve हो रहे थे, तो उसी तरह से जो water की existence, water का pressure से बाहर निकलना, सारे minerals को अपने अंदर वो compounds, chemical compounds को dissolve करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. So this whole cyclic process must have been happening there as well. But because magnetic core के चले जाने से gases ended up escaping slowly from the atmosphere into space. स्पेस। So obviously इसमें भी hundreds of millions of years लगे होंगे. हम्म It's not like it just happened in just
a few years, Mars ended up losing its atmosphere. It's a slow process. लेकिन जो date ये लोग रखते हैं um, Mars for its, the core coming to an end, या core becoming, or cooling off जो है इसकी core, which is 3.8 to 4 billion years में. तो it cooled down too quick. लेकिन अब जब हम लोग कह रहे हैं कि life का evidence या biosignatures मिल रहे हैं, तो it seems like microbial life may have existed. We need more data and rover जो नए मिशंस के लिए तैयारी की जा रही है कि वहां से सैम्पलिंग लेकर आए ताकि इट कैन बी स्टडीड टू सर्टेन के वाकई में जिस तरह से अर्थ में 3.5 billion years पुराने भी बैक्टीरियल माइक्रोबियल सेगमेंट्स मिले हैं, स्पेशली द वन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पिलबारा रीजन. आई थिंक दैट इज समवेयर अराउंड 3 billion years old. वो जिस तरह से आप वो ये सेगमेंट आपने दिखाया रॉक्स का, तो उसमें इस तरह की कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी वो ब्रॉड, मतलब इस तरह से क्रस्ट में बनी हुई थी जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करी थी. अपना ऑर्गेनिक फॉसिल्स रिमेन्स एनालाइज करके पता चलता है. तो वंस वी गेट द सैंपल्स वी वुड बी एबल टू बी इन अ बेटर सिचुएशन टू टेल के वहां पर माइक्रोबियल लाइफ 100% थी या नहीं. लेकिन जो शवाहिद मिले वो तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो yeah, let's go ahead. या मैंने एस्टिमेट देखा है कि कोई ये रिलेटिवली रिसेंटली थी, ये पत्थर जो है एस्टिमेट इनका है 350 मिलियन ईयर्स. तो इट्स नॉट लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. हो सकता है एटमॉस्फेयर टुक सम टाइम टू evaporate जैसे आपने कहा है, और 350 मिलियन ईयर्स तक हो सकता है कोई माइक्रोबियल लाइफ हो. एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी कि मोर रिसेंटली साइज्मिक डेटा और इनसाइट एक लैंडर था, उससे जो डेटा मिला है उसको रेडार से और दूसरी टेक्निक से स्कैन करते हैं मार्स की सरफेस के नीचे. they believe that there is lots of water underground, so it's below the surface. Does life persist down there, microbial life? मैं साइंटिस्ट के मैं इंटरव्यूज वगैरह देख रही हूँ. देयर आर सम पीपल हु एक्चुअली थिंक के माइक्रोबियल लाइफ जो है मे बी परसिस्टिंग डाउन देयर इन अंडरग्राउंड. तो देखें क्या पता चलता है इन द फ्यूचर एज वी गेट मोर सैंपल्स. तो क्या हुआ कि ये मैं कुछ, इट माइट साउंड टेक्निकल, लेकिन जेजरो क्रेटर में जाके जो हमें नोड्यूल्स मिले कोई मिलीमीटर या सब मिलीमीटर के हैं, और उनमें एक दो मिनरल्स उनको डिटेक्ट हुए. और ये डिटेक्ट हुआ कि टेम्परेचर उस पत्थर का कभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था. ये चीज़ें लेके हम कंक्लूजन पे गए हैं, जो साइंसदान हैं उन्होंने इससे कंक्लूजन लिया है. लेकिन ये इसका मेजर रिजल्ट है ये पेपर का. तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ उसकी, तस्वीर दिखा रही हूँ उसकी आपको क्रेटर की, कि ये आपको पाथ बता रहा है कि जैसे वो ट्रायंगल बने हुए उधर से ये चल के स्लोली परसिवियरेंस जो है रोवर जा रहा है आस्ता आस्ता. ब्राइट एंजल आप देख रहे हैं कि एक रिवर बेड है, और इधर से जो पत्थर जिसकी बात कर रहे हैं हम उसका नाम रखा हुआ है चियावा फॉल्स. और चियावा फॉल्स एक स्पेसिफिक पत्थर है जिसमें ये निशान आपको मिले हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि जेजरो क्रेटर जो है उसका शेप क्या है. ये उस पेपर से एक तस्वीर है. तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि थोड़ा सी टेक्निकल डिटेल्स के क्या क्या किस तरह पता चला, क्या क्या जो हम चीजें मेजर कर रहे हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, वो किस किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स, उनका प्रिंसिपल क्या है, और वो क्या मेजर करती हैं या क्या उसको मेजर कर रही हैं कौन सी टेक्निक से. तो ये आप पत्थर का क्लोजअप देख रहे हैं, उसमें छोटे छोटे आप देखें गोल गोल उनका सिमिलर साइज है. ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. और ये पत्थर की एक जगह वो जमा हुए में, ये भी एक डेटा पॉइंट है कि जिसको ये सजेस्ट करता है कि ये हो सकता है जिंदगी से इसका ताल्लुक हो. तो दी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसके ऑन बोर्ड एक है वाटसन, और भी कैमरास हैं जो विजुअल इमेजिंग करते हैं, जो आपको ऑप्टिकल इमेजिंग करके तस्वीर लेते हैं उसकी, और उसको उसके साथ साथ
इमेज डिपेंडेंट स्पेसिफिक जो इमेज की जगहें उनको जाके सैंपल करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से। पिक्सल है एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो एक टेक्निक होती है एक्स-रे फ्लोरेसेंस। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में उसका प्रिंसिपल बताऊंगी। वो एलिमेंटल एनालिसिस करती है, यानी ये आपको बताती है कि क्या जो एलिमेंट्स हैं या आयरन है या लोहे की एलिमेंट है या फॉस्फेट है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये आपको बताता है, मेजर करके बताता है एक्सरे के थ्रू। एक्सरे में से निकलती हैं और मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगी क्या है। वो वो एक रे मेजर करते हैं, उससे इनको पता चल जाता है कि कौन सी एलिमेंट या लोहा, फास्फोरस, सल्फर क्या चीज है। ये इसको कहते हैं एक्सरे फ्लोरेसेंस। दूसरी टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उधर, वो है, इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा हुआ है उन्होंने शर्लॉक, लेकिन ये रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक मशीन है जिससे एक टेक्निक जिसको रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं उसको इस्तेमाल करते पता चलता है कि जो कार्बन जो उधर केमिकल हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उनकी स्पेसिफिक एक वेवलेंथ होती है जहां वो वाइब्रेशन करके अब्सॉर्ब करते हैं लाइट, उसको मेजर किया जाता है। खास टेक्निक है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। उससे पता चलता है कि ये खास किस्म के कार्बन है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। और आखिरी टेक्निक जो इस पे लिखी हुई है ये रिमफैक्स है, इसका ये किस्म का एक्रोनिम है। ये एक रेडार की मशीन है जो सतह से नीचे आपको स्कैन करती है, रेडार यूजिंग रेडार, और वो देखती है कि सरफेस की लेयर्स कैसी हैं, क्या लेयर्स जो हैं सेडिमेंट की वो डिस्टर्ब हुई हुई है या इंटैक्ट है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है या इतना ज्यादा हो जाता है कि मिट्टी पिघल जाएगी तो उससे जो लेयरिंग प्रोसेस होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, आपको वो नीट किस्म की लेयर्स नहीं नजर आएंगी। तो इस रेडार बेस्ड टेक्निक से वो ये डिटरमिन करते हैं कि टेम्परेचर इस रिवर बेड का और इस पत्थर का कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ा था, लाइक वो 80 डिग्री से नीचे रहा है सेल्सियस से। और ये इस रेडार टेक्निक जिसको रिमफैक्स इसका एक्रोनिम है से डिटरमिन करते हैं कि टेम्परेचर इस जगह का कभी ज्यादा बढ़ा नहीं था। वो पीएच को भी मेजर करते हैं कि उसकी जो एसिडिटी है या बेसिसिटी है वो भी ज्यादा बहुत एक्सट्रीम नहीं थी, ये डिटरमिन कर सकते हैं ताकि उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, उसका नतीजा हम निकाल सकें कि क्या ये जिंदगी से जो केमिकल मेजर करने आए हैं या नेचुरल प्रोसेसेस से या कुदरती जो नॉन लिविंग प्रोसेसेस से आई हैं। इस सब का उन्होंने पेपर में एनालिसिस किया हुआ है। तो ये एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ मैं जहां आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कहाँ हैं रोवर में। पिक्सल आपको नजर आ रहा है, सर्कल किया हुआ है, पिक्सल जो है वो एक्सरे फ्लोरेसेंस की इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रोब दिखाया हुआ है उसमें इनसेट में कि उसमें से एक्सरे निकलती हैं, वो जाके हिट करती हैं सैंपल को और उससे खास वेवलेंथ की एक्सरे निकलती है, वापस उसको मेजर किया जाता है डिटेक्टर से और फिर उसका नतीजा निकाला जाता है कि क्या एलिमेंट है, सल्फर है, आयरन है, क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आएगी नीचे इधर, शर्लॉक भी है, शर्लॉक उससे नीचे है, वो है रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी की है यहाँ, या ऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन किस किस्म के बॉन्ड्स में लगा हुआ है उसके वेवलेंथ मेजर की जाती है बाय रेडिएटिंग इट विद लेजर, और उसकी जो लॉस होता है उसमें सैंपल को हिट करके उससे इनको पता चल जाता है कि कार्बन किस किस्म के कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि ऑर्गेनिक कार्बन उधर मौजूद है जहां से मिनरल भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो है रिमफैक्स नीचे नजर आ रहा है आपको, ये एंटेना, ये रेडार टेक्निक है जो सतह से नीचे जो पत्थर हैं या रिवर बेड है उसको एनालाइज कर रहा है कि क्या वो सरफेस, वो जो लेयर्स हैं उसकी जो सेडिमेंट की लेयर्स बन जाती हैं जैसे रिवर बेड में, वो इंटैक्ट है या वो कभी बहुत हाई टेम्परेचर को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ये रिम फैक्ट से उनको पता चलता है। आपको कुछ मुख्तलिफ ममालिक के झंडे नजर आ रहे हैं इसमें क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स मुख्तलिफ जगह पे बनाई गई थी। मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ ये मुझे नहीं पता रिमफैक्स कहाँ का झंडा है, कोई यूरोपियन कंट्री का झंडा है। I think तो Norway. नॉर्वे, ओके, तो दैट मस्ट हैव बीन मेड इन नॉर्वे, थैंक यू। तो ये एक्सरे फ्लोरेसेंस क्या होती है जो जिससे एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं या आयरन, सल्फर और फास्फोरस को
डिस्कवर कर रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। उसमें 1940 एक्सरे तो बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी, अर्ली 1900s 1800s में, लेकिन ये उसका एक्सरे को डिटेक्ट करने का डिटेक्टर जो था ये फ्रीडमैन ने दरियाफ्त किया था। और उसके साथ फिर फ्रीडमैन और बर्क्स ने ये एक पहली दफ़ा 1948 में एक इंस्ट्रूमेंट बनाई थी जिससे हम एलिमेंटल एनालिसिस या इन एलिमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक डायग्राम नजर आ रही है ऊपर एक एटम की। नाउ रिमेंबर, ये एटम ऐसा नहीं होता, ये रस्सियां नहीं है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऑर्बिटल्स असल में एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो बोथ वेव एंड उनका मास भी होता है और वेव फॉर्म में भी होते हैं, और उनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये एक डायग्राम है जो आपको दिखा रही हूँ मैं, जो बता रही है आपको कि बाहर से एक्सरे आती है, प्राइमरी एक्सरे आपको नजर आ रही है ऊपर से लाल में, वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती है। एक्सरे जैसी इसको लगती है वो बाहर निकल जाता है, तो इट क्रिएट्स वेकेंसी, या इधर एक जगह पैदा हो जाती है, और ऊपर के जो शेल्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन नीचे ड्रॉप करता है। और जब वो ड्रॉप करता है तो एक एक्सरे, सेकेंडरी एक्सरे इमिट होती है, और उसको हम डिटेक्ट करते हैं या उसको मेजर करते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ दैट, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उस एक्सरे की, वो आपको बताती है कि कौन सी एलिमेंट है, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो इसको कैलिब्रेट करके इनको पता चल जाता है कि ये सल्फर है या आयरन है या फास्फोरस है, और या आयरन 2 है या आयरन 3 है। ये चीज़ें इनको इस टेक्निक से पता चल जाती हैं। ये बहुत पुरानी टेक्निक है और इंडस्ट्री में भी यूज होती है और दूसरी जगहों में भी यूज होती है। तो नेक्स्ट वी विल सी कि क्या क्या हो रहा है। ये आपको विवियनाइट और ग्रीगाइट का मैं एक दिखा रही हूँ पिक्चर्स। ये मिनरल्स उनको डिटेक्ट हुए हैं। विवियनाइट जो है वो एक फॉस्फेट है, आयरन फॉस्फेट, आयरन 2 फॉस्फेट, एक रिड्यूस स्टेट। अगर आपको रिड्यूस पता है कि उसकी एलिमेंट्स मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और ऑक्सीडाइज्ड आयरन जो आपको हर जगह मार्स पे नजर आता है, हर जगह अर्थ पे नजर आता है आपको लोहा ऑक्सीडाइज्ड आयरन ऑक्साइड की तरह, फेरिक ऑक्साइड हर जगह है। वो लाल रंग का होता है, हमें पता है कि वो रस्ट जो होता है, उसमें जब जंग लग जाता है लोहे को तो वो आयरन ऑक्साइड होता है, इसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट है। आयरन 2 जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है अक्सर। और ये जो मिनरल्स जो डिस्कवर हुए हैं, ये एक है आयरन फॉस्फेट और ग्रेगाइट जो आयरन सल्फाइड है। तो ये हमें एक्सरे फ्लोरेसेंस की टेक्निक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो बता रही है कि ये मिनरल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। ये क्या मेजर करते हैं? एलिमेंट्स को मेजर करते हैं और उनके दरमियान जो रेशो है। तो अगर आपके पास 2 गुना ज्यादा सल्फर है और 1 गुना आयरन है तो Fe2S2 बन जाएगा, राइट? तो ये देख के वो बेसिकली डिटरमिन कर सकते हैं कौन सा मिनरल है। तो उन्होंने डिटरमिन किया इस पेपर में कि विवियनाइट जो एक आयरन फॉस्फेट है हाइड्रेट, और ग्रीगाइट जो एक आयरन सल्फाइड है, उनको डिटेक्ट किया गया है एक्सरे फ्लोरेसेंस की टेक्निक से, जो मैंने आपको दिखाया है। ये 2 बंदों ने 1948 में बनाया था पेरी मशीन, अब तो बहुत कॉमन हो गई है। और रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ये ऑर्गेनिक कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक साउथ एशिया के सन ऑफ साउथ एशिया, ये इनका नाम था रामान, चंद्रशेखर रामान। इन्होंने डिस्कवर किया था और इनको 1928 में आई बिलीव या 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, बिफोर पार्टीशन। इनको और इनके स्टूडेंट थे कृष्ण, उन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी। उन्होंने ये देखा था कि अगर आप एक लेजर से एक मॉलिक्यूल को खास वेवलेंथ पे इसको आप एक्साइट करते हैं तो स्कैटरिंग होती है, या वो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैटरिंग को क्या कहते हैं उर्दू में, स्कैटर कर देते हैं, वो फैल जाते हैं, या जैसे मॉलिक्यूल्स उनका पाथ चेंज होता है, उसमें से ज्यादातर जो होते हैं वो एक किस्म की स्कैटरिंग होती है, रेली स्कैटरिंग वो होती है। लेकिन इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी
वे अपनी एनर्जी चेंज कर देते हैं स्कैटरिंग के दौरान, वो अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि उनकी एनर्जी जितनी कम होती है वो आपको इस बारे में बताती है कि किस किस्म के कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उनकी वेवलेंथ मेजर करते हैं और आपको पता चल जाता है कि अच्छा कार्बन का बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के साथ है या किसी और कार्बन के साथ है। रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको। आई थिंक 1930 में नोबेल प्राइज मिला था इनको और 1928 की शायद ये डिस्कवरी थी। उस जमाने में आप सोचें कि इंडियन साइंटिस्ट का कितना मुश्किल होगी जिंदगी, कितना रेसिज्म था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में यूज होती है। और अभी तक ये जो इंस्ट्रूमेंट्स जाती हैं मार्स पे, उधर रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इजी टेक्निक और अच्छी टेक्निक है जिससे हमें आसानी से केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल जाता है। तो ये मैं आपको एक डेटा पॉइंट दिखा रही हूँ उधर से जो इन्होंने पेपर पब्लिश किया है। शर्लॉक जो है ये रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंट है और इधर जब ये इस किस्म की स्कैटरिंग करते हैं तो इनको एक स्पेशल जी बैंड नजर आती है जो 1600 वेव नंबर या पर सेंटीमीटर पे है और इसका ये एक सिग्नेचर है कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का। तो इससे इनको पता चला है कि कार्बन जो है एक ऑर्गेनिक बॉन्ड में है और ये ऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट है इधर इस स्पॉट पे उसी साथ साथ। तो इस टेक्निक की स्पेशल बात क्या है कि आप जो विजुअल इमेजिंग है, जैसे हम फोटोग्राफ लेते हैं उसको सुपर इम्पोज करते हैं केमिकल इमेजिंग से, तो आप बेसिकली केमिकली इमेज कर रहे हैं जो चीज आप आंखों से देख रहे हैं। तो आप उसको देख सकते हैं कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन केमिकल्स की, क्या वो एजेस पे हैं कुछ केमिकल्स को, कुछ बीच में है। इससे भी आपको पता चलता है कि ये कुछ बिहेवियर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है कि वो अपनी एजेस पे कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं प्रोसेस करके। तो ये भी एक बहुत अहम चीज है कि ये एक इमेजिंग टेक्निक है जो विजुअल जो आपको इमेज नजर आ रहा है उसकी डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर रही है केमिकली। तो रिम फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही थी। रेडार बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो सरफेस के नीचे, सतह के नीचे देखती है और आपको ये बताती है कि कभी इसका दर्जा हरारत जो है कभी बहुत ज्यादा बढ़ा था या नहीं, क्योंकि वो लेयर्स जो है उसकी सतहें जो है बन जाती हैं सेडिमेंट में, उसको देख रही है कि वो इंटैक्ट हैं या केओटिक हैं। और पैटर्न क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन, अगर कोई चीज पिघल जाती है तो फिर वापस रिक्रिस्टलाइज करती है, उसका पैटर्न मुख्तलिफ होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और इंटैक्ट रही है कई बिलियन ईयर से तो वो भी आपको पता चल जाएगा इस रेडार छोटे से देखें टेक्निक से। छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है। तो क्यों हम इस इन रिजल्ट्स को, क्यों पीपल इतने, जो लोग हैं इतने एक्साइटेड क्यों हुए हैं, क्यों खुश हैं इतने लोग इसको देख के? तो इसकी वजह ये है कि जैसे नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने कहा कि ऐसे हमें जो स्पॉट्स हैं अर्थ पे भी मिलते हैं, हमें जमीन पे भी मिलते हैं और वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से आते हैं। और ये हमें ये बता रहा है कि जो ये मिनरल जो बनाए गए हैं ये कि रिड्यूस स्टेट में है, राइट? लाइक आपको ऑक्सीडाइज्ड आयरन से रिड्यूस्ड आयरन जा रहा है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर हमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिल रहा है, हमें ऑर्गेनिक मटेरियल और ये एक किस्म की आयरन रिडक्शन मिल रही है और सल्फर की रिडक्शन मिल रही है। ये चीज जो है, फंक्शन जो है लो टेम्परेचर पे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हमें पता है अर्थ पे करते हैं। और इस पेपर में उन्होंने केमिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लोर किया कि क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी, कि ये लेट्स असूम कि ये लाइफ नहीं है, और क्या चीज हो सकती है जो हमें यही रिजल्ट देगी। तो आस्ता आस्ता उनको ऐसा लगा कि ये लाइफ जो है वो सबसे आसान इसकी एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि आपको इसी किस्म के रिडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो कर रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा दर्जा हरारत या टेम्परेचर की जरूरत होती है, या आपको एसिडिटी की जरूरत होती है, पीएच बहुत ज्यादा लो हो। इस किस्म के हालात हमें नहीं नजर आते, इधर हमें ऐसे हालात नजर आते हैं जो माइक्रोबियल लाइफ से मुंसलिक है, कि टेम्परेचर भी कम है, एसिडिटी भी नहीं है। और आपने देखा होगा वो छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं उनकी उनके साइज भी कुछ सिमिलर है और एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुए हुए, और उनकी एजेस पे आपको ये प्रोसेसिंग या रिडक्शन ऑक्सीडेशन नजर आती है। तो
ये चीज़ देख के लोगों को बहुत एक्साइटमेंट हुई है, क्योंकि एक हमें अब केमिकल रिजल्ट जो हैं वो जो हमें नज़र आ रहा है शेप, उसको वेरीफाई कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि नेक्स्ट स्टेप है कि मार्स से सैंपल लाया जाएगा, और पेपर में भी ये रेकमेंड किया जाता है कि ये नेक्स्ट स्टेप जो है, जो हम अगर मार्स से सैंपल वापस ले आएंगे तो उसको अच्छी तरह से इधर अर्थ पे एनालाइज कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट से, और ये देख सकते हैं कि उसमें कुछ और चीज़ हमें पता चलती है कि हो सकता है कि आप ज़्यादा सेंसिटिव किस्म का केमिकल एनालिसिस कर सकें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप उसको ऑर्गेनिक मैटर को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि क्या बचा है मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, क्या वो डिग्रेड हो के कुछ और बन गया है, हो सकता है, लेकिन हम उस पर हाइपोथेसिस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर लाइफ हो सकता है, कई लोग नासा पे समझते हैं कि अंडर इसमें से डीएनए नहीं मिल सकता। माइंड यू, डीएनए डज नॉट सर्वाइव मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसमें सिर्फ हमें डिग्रेडेड केमिकल्स मिलेंगे। तो अगर हमें मोर रिसेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएं जो फ्यू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड हों, उनसे हो सकता है हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकें और उनको देख सकें कि उनका डीएनए कैसा है, कि हमारे सिमिलर है या कोई ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई कॉमन ओरिजिन हो। तो जैसे नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए इस बारे में अभी, और नासा का जो पेपर था उसमें भी कॉशन उन्होंने एडवोकेट किया हुआ है कि ये पोटेंशियल बायोसिग्नेचर है, और कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये एब्सोल्युटली मींस के देयर इज लाइफ, दैट एवर देयर वाज लाइफ ऑन मार्स, की ये कोई शो हो सकता है, कोई और भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो जो हमने अभी नहीं सोची। लेकिन 1996 में एक अनाउंसमेंट हुई थी, आप लोग सब प्रोबेबली बहुत यंग है, आपको याद नहीं होगा, लेकिन 1996 में बिल क्लिंटन ने भी अनाउंसमेंट की थी कि पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, एक मीटियोराइट जो अर्थ पे डिस्कवर हुआ है, उसको मैंने तस्वीर दिखाई हुई आपको, ALH 8400 उसमें इनको कुछ ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स नजर आए थे, उनके छोटे से बबल्स थे या उनके शेप थे। केमिकल एनालिसिस नहीं बताया कि लाइफ, जैसे इधर उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया, उधर सिर्फ शेप उनको गोल गोल छोटे छोटे जो नजर आ रहे थे, उन्होंने ये कह रहे थे लोग कि शायद इसमें लाइफ का ये सिग्नेचर है। लेकिन बाद में साइंसदानों ने ही इसको डिस्प्रूव कर दिया, हर किस्म की तजुर्बात किए गए, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ साइंस का पेपर जो 2022 में आया है, और उसने डिफिनिटिवली बता दिया कि ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आए थे इस मीटियोराइट में, जो जमीन पे मिला था बाय द वे, सो वी नो के रॉक्स हैं जो मुख्तलिफ प्लैनेट से आए हुए हैं, जो हमारी ज़मीन पर आ गए हैं। हम इसको आइसोटॉपिक सिग्नेचर या उनकी जो केमिकल एनालिसिस करके बता सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स, कि कहाँ ये मार्स से है या ज़मीन से ओरिजिनेट करती है कोई चीज़। तो ये हमें डेफिनेटली पता है कि ये पत्थर जो है मार्स से है, क्योंकि इजेक्ट हो जाते हैं अगर मीटियोराइट हिट किया उधर मार्स में और किसी तरह वो आके ज़मीन पे गिर गया। इट्स वेरी ओल्ड, आई थिंक ये कोई 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मार्स से ही है। लेकिन इस पे जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये इनको इस पेपर में बताया है कि ये पानी से क्रिएटेड हैं। सो मे बी इट वाज इन द रिवर बेड, उधर पानी की एक्टिविटी से छोटे छोटे ये बबल किस्म के स्ट्रक्चर्स में पैदा हो गए। तो साइंसदानों ने ही इसको अल्टीमेटली बता दिया कि ये जो स्पेसिफिक मीटियोराइट था जो 1996 में आया था, ये इसको इसकी अदर एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जरूरी नहीं ये लाइफ से मुंसलिक नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए फिर इस पे बोलते हैं कि इसकी क्या इसका नतीजा क्या हो सकता है, इस डिस्कवरी का क्या इम्प्लीकेशन है अगर ये जिंदगी का बायोसिग्नेचर है, अगर मार्स पे कभी लाइफ थी, तो इसका क्या, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे कि क्या इम्प्लीकेशंस है? मैं आपकी जो आपने मुझे भेजी है मैं आपको वो लाती हूँ। जी जी, आप वो तस्वीरें लाएं, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया में जो सैंपल्स डिस्कवर हुए थे, which are stromatolites,
which is a bacteria, और ये Pilbara region in Western Australia में discover हुए थे. मैंने आपको उसकी तस्वीर भेजी है. जी, मैं आप बोले जी. उस पे तो मैं वो भी कुछ मुझे 1 जी जी. मिनट लगेंगे, मैं इसको बना के लाती हूँ। तो अच्छा, बेसिकली वो they're like kind of microbial mats. और मार्स में जो हमें बायो सिग्नेचर मिला है, तो अर्थ में अगर हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो के बायो सिग्नेचर्स मिले हैं उस तरह के अर्ली अर्थ के एनवायरनमेंट के, तो वी ट्राई टू और द साइंटिस्ट ट्राई टू सी सिमिलैरिटी कि अगर लाइफ वाज इवॉल्विंग और had originated on Mars, then the signatures in Mars should actually kind of complement the signatures, biosignatures या biofilms जो हमें मिली हैं पिलबारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन में. तो मैंने जो आपको तस्वीर भेजी है दैट एक्चुअली शोज एक तरह का सेगमेंट है उस बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो स्ट्रोमेटोटाइट्स हैं उनकी ऑर्गेनिक रिमेन्स, उसमें भी इसी तरह के ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है एज इफ मैं over लाती long हूँ अभी। periods of time Let me just bring this it. Let me segment, bring it. yeah. So over long Uh, periods of time, that segment has been preserved as fossils, and it's a very good point of reference for um, biologists and those who are trying to discover astrobiologists to see कि इस तरह के लाइफ अगर कहीं और है एक ये rudimentary या early फॉर्म में, तो वो किस तरह की लगेगी. ये जी। जी जी. तो ये जो ये तो 80 million years old एक सैंपल मिला है, and the other one has been found from Northern Territory. ये जो सैंपल है, this is almost 3.5 billion years old. This is the oldest microbial microorganism जो बैक्टीरिया जिसे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं, उनका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में मिला था. एंड somehow when I asked or looked it up online, ChatGPT से पूछा कि जो biosignatures Mars में मिले हैं, तो it seems that it's kind of corresponding to what the Mars rover ने जहाँ से जो पिक्चर्स भेजी हैं, it seems that जो सिग्नेचर्स हमें मिले हैं वो वहाँ के अर्थ के सिग्नेचर्स के साथ 3.5 बिलियन ईयर्स के सिग्नेचर्स के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो this is a good sign. Again, as I said, we cannot jump the gun, but this is the strongest evidence that life must have actually existed on Mars, at least in a bacterial form. लेकिन चूंकि around 3.8 to 4 billion years ago, the magnetic field got wiped out, और फिर sun की जो gamma rays है, they must have stripped the atmosphere. तो हो सकता है a few hundred billion years तक थोड़ा और bacteria survive कर गई हो, eventually then giving up because the atmosphere was not conducive enough. Now, another thing I wanted to mention is that there was an asteroid that landed in Australia. हम्म, Australia का एक region था Murchison, and that is in हम्म, Victorian state of Australia. उसमें जो हमें nucleotide bases मिले, not the ones that you see in RNA and DNA, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मिले थे, जिसमें हम्म, all four base pairs plus uracil, जैसे एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये तो हमारे डीएनए में ये बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम्म, obviously uracil as well. So all of these base pairs were actually found. It seems that the raw materials must have come from outer space. जैसे कल गालिब बात कर रहे थे panspermia की, लेकिन हम्म, it may be that these rocks containing these base pairs, this nitrogenous base pairs जिसे कहते हैं, must have then landed on our solar system. Mars पे भी गिरे हों, अर्थ पे हम्म, भी गिरे हों, और फिर इन्हीं बेस पेयर्स के साथ हमें दूसरे शवायद मिले हैं जिसमें 70 अमीनो एसिड मिले हैं. सम ऑफ देम डू नॉट इवन एग्जिस्ट ऑन अर्थ. हमें हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं. वी फाउंड लिपिड्स as well, because lipids are important when a cell की जो surrounding में जो cellular membrane होता है, that it comes from the fatty acids, उस वो हम्म, मिले हैं इस meteorite पे, plus ribose की discovery हुई है only recently. Now this meteorite fell in Australia's Manchuria region, sorry, Murchison meteorite in Murchison region, and this happened. It landed somewhere in 1969. लेकिन 2019 में
एनालिसिस के बाद पता चला इसमें राइबोस भी मिला है. So it could be that the raw materials, essential raw materials for life, landed up on Earth, और इसी तरह से हो सकता है मार्स पे भी गिरे हों. um, we need more data to see. We need more samples to actually analyze in Earth on Earth laboratories. Mhm. So obviously, that must have then generated life. Another thing, when we talked about origin of life, Ghalit ki bhi channel pe baat hui, yahan par bhi ke it could be that the chances for a habitability for life are low. That's why we don't see life in other star systems around us. But once habitability के जो parameters हैं, जो requirements हैं, जो उसकी specifications हैं, वो meet होती हैं, so it seems that life is quite likely to generate from those habitability parameters if they're put into place, which shows that अगर अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट की है और मार्स से भी ये शवायद मिल रहे हैं, इट कुड बी दैट मार्स में भी लाइट सनलाइट थी, यूवी लाइट, which obviously would have somehow, just क्योंकि energy has to dissipate into the system. एक theory ये भी है, thermodynamic theory या thermodynamic view of life, that energy must have dissipated and life की जो precursor molecules थे, जो precursor RNA थे, वो in their very early form must have come about to just dissipate energy, to convert high quality energy into low quality degraded energy, to convert UV light into heat. And as a result of that, somehow the molecules learned how to make copies of itself. And then, 4.5 billion years later, here we are on Earth. Yeah. So, Second law of thermodynamics, basically, okay. running the show, like हम low entropy energy जो है sun की, उसको low high entropy energy heat High बना रहे हैं. entropy. It's a basically inevitable. That's what you're saying. Ultimately, Yes, अगर जब that's the conditions ठीक principle होते हैं. that तो entropy का जो principle है, that low entropy has to be, we move when we move forward in time, we move towards higher entropy. So obviously, the high quality, high grade energy की dissipation may have actually been a result of that. So obviously UV light की availability Mars पे भी होगी. जब हमें पानी भी मिला है, जब हमें पता है वहाँ minerals भी थे, क्योंकि जो early Earth, by the time Earth was created, we had about 200-300 minerals existing on the planet. And it seems that pre-solar nebula में already there were about 12 essential minerals, जिसे old minerals कहते हैं, or being the oldest city in Mesopotamia, वो word use करके हम जो scientists हैं, जो astrobiologists हैं, they use this word to actually say कि those minerals are too old. They're too old. Before the solar system came about, pre-solar nebula में ये minerals exist करते थे. And I was looking up कि Mars में mineralization की क्या history, and it seems that even Mars had about 200 to 300 minerals. They must have evolved and come about. So if we have the same ingredients on Earth and we have the same ingredients on Mars with the availability of sunlight, and if it's the right habitability zone or दूसरे जो light के parameters हैं, I'm sure दूसरे compounds भी वहाँ पर available होंगे, like iron and sulfur. All of these things, coming together, life becomes quite likely to originate because of, if you go through according to the theory of the second law of thermodynamics. But again, we can only speculate now unless we have very confirmed evidence. जब ये samples हमारे पास आए labs में analyze हों, पता चले कि वाकई में जिस तरह के 3.5 billion years old samples Pilbara, Western Australia से मिले हैं, if it's something like that, then we would be looking at a completely new chapter in the history of science and humanity. Amazing, G. Or so basically, there are two possibilities. Yeah, life originates when the conditions are right, just because it is, chemical inevitability. Or agar ye hai, to hum agar if we ever find real samples, nobody, most people don't think there's life on Mars anymore. कि हो सकता है नीचे liquid water है, supposedly. हो सकता है अगर drill करें तो some of it has survived. Many people don't think so, लेकिन if we're able to have DNA, कि उसका DNA देखें कि वो क्या उसका building blocks जो हैं वो same है हमारे,
हमारे से, तो फिर पैंस्पर्मिया का या कॉमन ओरिजिन आपको ख्याल कर सकते हैं। मोर लाइकली इन माय माइंड इज के अलग अलग लाइफ माइट हैव इवॉल्व्ड सेपरेटली एज एन इनएविटेबिलिटी, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि वही केमिकल्स हैं, वही यू नो बेसिकली मेकअप, मिनरल मेकअप वही है। तो but we won't know until we I get a would sample not say from Mars. I would not say कि मार्स से कोई लाइफ कोई ओरिजिनेट होकर अर्थ आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मार्स की और अर्थ की हिस्ट्री, इट्स नॉट लाइक मार्स केम अबाउट फर्स्ट। बोथ Yeah. प्लैनेट्स क्रिएशन के थ्रू और कोएलिस होकर प्लैनेट्स एक ही टाइम पे बने हैं। पूरा सोलर सिस्टम मोर और लेस एक ही टाइम पे बना है। सो इट कुड बी दैट अगर पैंस्पर्मिया हुआ है तो एक्सटर्नली ये मिनरल्स और Building या blocks. जो Building blocks. नाइट्रोजनस Bases. बिल्डिंग ब्लॉक्स Nitrogenous जिसमें bases. नाइट्रोजनस बेस Hmm. लिपिड्स हैं और राइबोस जैसे अभी डिस्कवर, तो ये सब हाँ. चीजें must have been thrown into our solar system. Hmm. And with the right conditions, the two planets ended up forming life. Again, we're treading with caution. We Yeah. should wait for what the confirmed report is, but it is very exciting. Very exciting, or we don't need to draw any conclusions. Even in the paper वो कहते हैं कि potential biosignature of life, but the most promising biosignature so far.